2019 में नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च करा जिसके अंदर वो ये रीजन, काला पानी का रीजन अपनी कंट्री के अंदर शो करते हैं। ये एरिया करंटली उत्तराखंड के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली इंडिया इस मैप को रिजेक्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद केपी ओली, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ये बोलते हैं कि इंडियन वायरस इज मोर लीथल देन चाइनीज वायरस। ये तो पॉलिटिकल लेवल की बात है। बहुत से नेपालीज भी आपको रेडिट या फिर क्योरा जैसे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जो ये बोल रहे होते हैं कि इंडिया की वजह से नेपाल ग्रो नहीं कर रहा है, इंडिया की वजह से नेपाल पुअर है। और नेपाल के अंदर पॉलिटिशियंस का एंटी इंडिया होना बहुत ही कॉमन सी चीज है। Nepal is the country that's now brimming with anti-India sentiments. Even effigies of Narendra Modi have been burnt in Nepal. फनी चीज ये है कि इंडियंस को ये खबर ही नहीं है कि नेपालीज के अंदर ये हेट या फिर टेंशंस क्यों है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहले हिस्ट्री को समझते हैं। Hundreds of students gathered in Nepal's capital on Friday, forming a human chain against an official blockade by India. 1816 तक नेपाल का एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था। ब्रिटिशर्स को ये डर लग रहा था कहीं इनका एम्पायर और बड़ा ना हो जाए, तो नेपालीज और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 5 वॉर्स लड़ी जाती है, जिसमें से 3 वॉर ब्रिटिश इंडिया हार जाता है। और आखिरी की वॉर्स में जब ब्रिटिशर जीत जाते हैं और राजा जो है गिव अप कर देते हैं, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन होती है। इस ट्रीटी की वजह से नेपाल का लैंड एरिया कम होके इतना बचा जो कि करंट नेपाल है। अब इसी ट्रीटी के अंदर एक और बात कही गई थी कि जो काली रिवर है उसके अकॉर्डिंग नेपाल की बाउंड्री ड्रॉ होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जो काले रिवर है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर आके अगर आप मैप में देखोगे तो डिवाइड हो जाती है। ये जो छोटी वाली नदी यहाँ से बह रही है इसके अकॉर्डिंग नेपाल का करंट बॉर्डर है, और जो बड़ी वाली नदी यहाँ से टूट रही है, नेपालीज का ये कहना है कि हम अपनी बाउंड्री यहाँ से मानेंगे ना कि यहाँ से। तो ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड बन जाता है। अब इंडिया का इस चीज के ऊपर क्या कहना है? इंडिया का ये कहना है कि भाई आप 200 साल तक कहाँ घूमते, आपने इतने सालों तक कभी ये लैंड एरिया क्लेम नहीं करा, अचानक से 2019 में एक मैप लॉन्च करा और बोल दिया कि ये एरिया हमारा है। तो ऐसे तो आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं खेलते हो, क्योंकि अगर इस लॉजिक पर चले तो हर कंट्री अपना एक पुराना मैप लॉन्च कर देगी और बोलेगी कि ये लैंड एरिया मेरा है, बट कंटिन्यूअसली ये एरिया 200 साल तक तो इंडिया के पास है। तो फिर नेपाल बस एक ट्रीटी के भरोसे इसको क्लेम कर दे, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज हो जाती है। पर सिर्फ ये एक एरिया डिस्प्यूटेड नहीं है, बहुत सारे और भी छोटे छोटे एरियाज डिस्प्यूटेड है नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल का ये कहना है कि इंडिया हमारी लैंड्स को धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर रहा है। इस वजह से एक सेंटिमेंट है नेपाल में कि इंडिया अपने आप को सुपीरियर समझता है और नेपाल को वो ऐसा दिखाता है कि जैसे ये कोई कंट्री नहीं है, उनकी सॉवरेनिटी की इंडिया इज्जत नहीं करता। ये एक सेंटिमेंट है। अब इस फीलिंग का आपको बेटर एग्जांपल मिलता है जब 2015 में नेपाल के अंदर एक अर्थक्वेक आता है, हजारों लोगों की जान चली जाती है, उससे भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं, गांव के गांव लैंडस्लाइड्स के अंदर धंस जाते हैं, कई 100 साल पुराने मंदिर तक टूट जाते हैं। और इस वक्त इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा एड दी जाती है, करीब $1 बिलियन की। ये एड सबसे ज्यादा थी जो किसी भी कंट्री द्वारा दी गई। इसके बावजूद जो वहां पर ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा था वो कुछ ये था, गो होम इंडियन मीडिया। क्योंकि इंडियन मीडिया वहां पे जाके ऐसे सवाल पूछ रहा है कि भाई आपके घर में कोई मर गया है, बताओ आपको कैसी फीलिंग आ रही है। यहाँ आप देखिए एनडीआरएफ के लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, उसे निकालने की कोशिश हो रही है। यहाँ उनके परिजन हैं जो काफ़ी परेशान हैं। ये बताइए कि इस बिल्डिंग में कौन फंसा हुआ है आपका? देवर भाई। और लोग निकल गए, और लोग जितने लोग थे वो क्या निकल गए थे? अच्छा, और लोग जो हैं वो उनका शव पड़ा है अंदर, और आपके एक जो देवर हैं वो अंदर हैं अभी। उनसे बात हो रही है? और फिर ये इंसान कहता है कि मैं अभी अंदर गया था, वो हाथ तो ऊपर कर रहे हैं, यानी जिंदा तो हैं वो अभी। इस तरीके के इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग उस टाइम पर जब हजारों लोग वहां पर मौत की कगार पे हैं। दूसरी चीज जो मेनली इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग थी वो ये थी कि देखो इंडिया ने कितनी मदद कर दी नेपाल की। चैरिटी का एक बेसिक रूल होता है, जब आप किसी की मदद करते हो तब आप उसको ये नहीं बोलते कि देख भाई मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। अब आप खुद सोच के देखो कि आपकी कोई मदद करने आए और आपके ऊपर बस ये चिल्लाता रहे कि देखो मैंने तुम्हारी कितनी मदद कर दी, तो आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली यही बिहेवियर करा है इंडियन मीडिया ने। तो इस बिहेवियर की वजह से लाखों लोग नेपाल में ऑफेंड हुए थे। खैर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी बहुत से लोग थे जो ग्रेटफुल थे इंडिया की मदद के लिए, बट फिर सितंबर के अंदर नेपाल में एक ब्लॉकेड लगा दिया जाता है इंडिया के द्वारा। इसका मतलब ये था कि जो भी जरूरत की चीजें नेपाल में जानी थी वो बॉर्डर पर ही रोक ली गई। इसकी वजह से नेपाल में फ्यूल भरवाने के लिए भी पेट्रोल पंप के आगे इतनी बड़ी लाइंस लगने लगी। जरूरत की दवाइयां नहीं थी हॉस्पिटल्स में, लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्कूल्स प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वो तक बंद कर दिए गए। इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण नेपाल की इकोनॉमी जो ऑलरेडी डाउन थी वो और डाउन हो गई। अब आप टाइमलाइन समझो कि अप्रैल में अर्थक्वेक आया
और सितंबर में ब्लॉकेड लगा दिया गया ऐसी कंट्री के अंदर जो कि ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। इंडिया ने ये जो ब्लॉकेड लगाया था ये एक अनऑफिशियल ब्लॉकेड था। तो इन सब चीजों के कारण जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे वो और स्ट्रांग हो गए। अब इंडिया ने ऐसा क्यों करा? तो नेपाल के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है जिससे कई जो मधेशी लोग थे वो नाराज थे और उनका कहना ये था कि हमें प्रॉपर्ली राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं इस नई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये मधेशी लोग कौन है और इंडिया का इनसे क्या लेना देना? मधेश रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं उनको मधेशी कहते हैं। इन लोगों की बहुत ही स्ट्रांग लिंकेज है यूपी और बिहार के लोगों से, बल्कि इनके अंदर क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस तक होती हैं। तो नेपाल के अंदर मधेशी लोगों को प्रो इंडिया समझा जाता है और एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन भी है मधेशी लोगों के खिलाफ। तो इन सब चीज़ों को लेके मधेशी लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बॉर्डर के पास खास कर ये प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम ट्रक्स को नेपाल में आने नहीं देंगे। अब आप थोड़ा पॉलिटिक्स को समझो तो इंडिया ने अपनी बात मनवानी थी नेपाल से, जो कि उसने मानी नहीं, और इंडिया ने ये कवर ले लिया कि भाई मधेशी लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने ट्रक्स आगे भेज नहीं सकते। तो इसलिए इस ब्लॉकेड को अनऑफिशियल ब्लॉकेड कहा गया था। तो ये सब सुन के आपको लगेगा कि हाँ, इंडिया बुरा तो कर रहा है नेपाल के साथ, पर हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं। नेपाल को हजारों करोड़ों रुपए की एड भी दी जाती है इंडिया की तरफ से। नेपाली पॉलिटिशियंस इस एड का क्या करते हैं? ये पैसे जाते कहाँ हैं? डेवलपमेंट में यूज क्यों नहीं होते ये पैसे? आप इंडिया की छोड़ो, यूके की तरफ से ये रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि हमें अपनी इकोनॉमिक एड कट कर देनी चाहिए क्योंकि नेपाल के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। तो जो पैसा जरूरतमंद को पहुंचना है वो पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ये जो पॉलिटिशियन बैठे वो सब खा जाएंगे। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स की, जिसमें आप देख सकते हो कि नेपाल इंडिया से भी नीचे आता है। अब आप सोच सकते हो कि इंडिया का कितना बुरा हाल है करप्शन में और नेपाल का कितना ही और ज्यादा बुरा होगा। पॉलिटिशियंस नेपाल में एंटी इंडिया सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जब आप खुद डिलीवर नहीं कर सकते तब आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते हो ताकि अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और के ऊपर डाल सकूं। तो ये बात तो खुद यूथ को समझनी चाहिए कि इंडिया नेपाल की ग्रोथ को नहीं रोक रहा है, ना ही इंडिया के हाथ में ये है कि वो नेपाल को पीछे रख सके। आप भूटान का ही एग्जाम्पल ले लो तो भूटान की पर कैपिटा जीडीपी नेपाल से भी ज़्यादा है और भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री ही है। इसके बावजूद वहाँ पे ऐसा क्यों मुमकिन हो पाया और नेपाल में ये चीज़ क्यों नहीं है? ये ब्लेम जाता है करप्ट पॉलिटिशियंस के ऊपर, ना कि इंडिया के ऊपर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी है, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।